Good morning, dear students. As we are going through the chapter The Rise of Nationalism in Europe. In the previous video, we have discussed about the economic depression and its effects in Europe, and we have also discussed about the Weavers' Revolt. Today, we will discuss the Liberals' Revolt in France and Germany. So let's start. Due to economic depression, the unemployment, the food shortage, high price of foods were the common things in all European countries. In France also the people face this problem. So the working class peoples, they started to protest. These peoples came on the road, break the all the barricading and attacked on the workshops and attacked on the Constituent Assembly. Finally, the ruler Louis Philippe had to fled out away. इस सिचुएशन में जब लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, कॉमन पीपल्स ने, वर्किंग क्लास में, तो वहाँ के उस फ्रांस के जो उसमें रूलर्स थे लुइस फिलिप, उनको छोड़ के भागना पड़ा. एंड फाइनली द नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड ए न्यू रिपब्लिक. दिस न्यू रिपब्लिक प्रोवाइड द यूनिवर्सल सफरेज टू ऑल द मैन अबव 21, नॉट द वुमेन, ओनली ऑल द मैन. जो भी 21 ईयर्स से अबव थे मेंस, उनको वोटिंग का अधिकार दिया गया. और साथ ही साथ द राइट टू वर्क इज ऑल्सो एक्सेप्टेड बाय द न्यू रिपब्लिक. एंड टू प्रोवाइड द वर्क टू ऑल द पीपल, द वर्कशॉप्स वेर established by the government. This new republic also give the right to work, and national workshops were established by the government to provide the work to the people. And finally, in June days of 1848, with the 3 days of violence and the bloodshed consumed the Paris, and finally the Louis Napoleon Bonaparte were established as the ruler of France. Later he were known as the Napoleon III. आगे चल के इसको नेपोलियन थर्ड के नाम से जाना गया. तो दिस वाज द रिवोल्ट बाय द liberal nationalist in France. And you know very well, when anything happened in the France, it affected the whole Europe. So we can see other revolts. With the poor peoples, common people, working class peoples, revolts were going on. The allied group, the educated middle class professional groups also protested. It was seen in the Germany. The middle class professionals like lawyers, businessmen demanded an all German national assembly. जो मिडिल क्लास पीपल्स थे फ्रांस के, उन्होंने एक ऐसी नेशनल असेंबली की डिमांड की जो पूरी तरह से डिसेंट पीपल्स कंसेप्ट पे आधारित हो. तो द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दिस मिडिल क्लास, द 831 representatives from different middle class group, they assembled themselves in the Frankfurt Parliament on 18th May 1848. ये 831 रिप्रेजेंटेटिव्स 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में असेंबल्ड हुए और वहाँ पे उन्होंने जर्मन नेशन के लिए एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया. दिस ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर जर्मन नेशन सब्जेक्ट टू ये पार्लियामेंट, मीन्स इस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे जो भी रूलर होता वो पार्लियामेंट के अंडर वर्क करता. तो एंड दे ऑफर्ड द क्राउन टू द फ्रेडरिक विलियम फोर्थ under this term and condition. इन 831 रिप्रेजेंटेटिव्स ने जो कॉन्स्टिट्यूशन रेडी किया न्यू टर्म्स और कंडीशंस के साथ, उन कंडीशंस के साथ उन्होंने फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को एम्परर के रूप में क्राउन ऑफर किया. बट द विलियम फोर्थ वी आर नॉट एग्री टू वर्क एज ए लीडर, एज ए एम्परर ऑफ द कंट्री ऑफ द जर्मन नेशन ऑन द बेसिस ऑफ दीज कंडीशंस. जो कंडीशंस थी कि वो पार्लियामेंट के अंडर वर्क करेगा, ये उसको एक्सेप्ट नहीं थी. सो ही ज्वाइंड द अदर मोनार्चेज एंड रिजेक्टेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन. उसने जो है बाकी जो अदर मोनार्च थे जर्मन नेशंस के, जो अदर डायनेस्टीज थी, उनके साथ मिल करके उनके साथ वो ज्वाइंट हो गया और उसने इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया. द ट्रूप्स वेयर कॉल्ड एंड फाइनली द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वेयर टोटली डिस्चार्ज. ट्रूप्स बुला ली गई और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या कर दिया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया. तो जर्मन नेशंस जो सोचा था जो है मिडिल क्लास पीपल्स ने, वो एक्सेप्टेड नहीं हो पाया.
अब बात करें हम कि जो इफेक्ट्स हो रहे थे, चाहे वो लिबरल्स के द्वारा किए जा रहे थे, नेशनलिस्ट के द्वारा किए जा रहे थे, जो भी मूवमेंट्स हो रहे थे उसके इफेक्ट्स क्या थे, क्या उसका कोई प्रभाव दिख रहा था या कोई चेंजेस आ रहा था यूरोप में? तो दीज मूवमेंट्स वेर अफेक्टेड द different countries of the Europe. They are affected, right? Conservative forces suppressed the liberal movements but could not restore the old order. ये सही है कि इन्होंने जितने भी मूवमेंट्स लिबरल के द्वारा किए जा रहे थे उसको ये सप्रेस कर ले रहे थे, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स उसको दबा दे रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो इनका पुराना आर्डर था, जो इनके पुराना कंट्रोल था, वो इसको ये लॉस करते जा रहे थे। बहुत सारे मोनार्क्स ये एक्सेप्ट करने लगे थे, उनको एहसास होने लगा था कि हम ज़्यादा दिनों तक ये जो रिवोल्यूशन के साइकिल्स हो रहे हैं, जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, इनको हम ख़त्म नहीं कर सकते। इन मूवमेंट्स को अगर हमें ख़त्म करना है, शांत करना है, तो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंसेशंस देना पड़ेगा। मीन्स एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कंजर्वेटिव्स आर द ग्रुप इन स्टार्टिंग दे डोंट वांट एनी टाइप ऑफ द चेंज, बट लेटर दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंजेस शुड बी एक्सेप्ट, बट द चेंजेस शुड बी स्लो एंड that we should be connected with our traditional roots। बाद में उन्होंने एहसास किया कि हाँ कुछ बदलाव जरूरी है, लेकिन वो बदलाव ऐसे हों कि हम अपनी पुरानी जो सभ्यता है, जो हमारा कल्चर है, उससे हम जुड़े रहें। तो द मोनार्क्स रियलाइज्ड दैट द साइकिल्स ऑफ रिवोल्यूशंस could only be ended by granting concession। जब तक हम कंसेशन नहीं देंगे, लिबरल या नेशनलिस्ट पीपल्स की कुछ डिमांड एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ये मूवमेंट्स कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो After 1848, monarchies of Central and Eastern Europe began to change। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के जो मोनार्चीज थे, जो राजवंश थे, वो अपने आप में चेंज करने लगे। ईस्ट वेस्टर्न यूरोप ऑलरेडी स्टार्टेड सम चेंजेस। जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थे, जो नेशंस थे, जो मोनार्चीज थे, वो पहले ही कई चेंजेस को एक्सेप्ट कर चुके थे। Among them, the most important, the serfdom and bonded labor abolished in Habsburg and Russia। Habsburg Empire ruled in Austria-Hungary and Russia. They abolished the serfdom, the peasants' loan, and also the bonded labor system। Bonded labor system means the work without payment, मतलब किसी को फोर्स करके वर्क लिया जाए उससे और उसको कोई पेमेंट ना दिया जाए। तो ये जो सिस्टम था, इसको एबोलाइज किया गया हैब्सबर्ग एम्पायर में और रसिया में। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ लिबरल मूवमेंट। और इसके साथ साथ बाय द लिबरल मूवमेंट्स आर द नेशनलिस्ट फीलिंग, कॉमन कल्चर, दीज थिंग्स आर इंक्रीजिंग बिकॉज लोगों की समस्या प्रॉब्लम्स एक थी, लोगों को प्रोटेस्ट जिससे करना था वो भी उनके सामने एक ही था। तो इस तरह से लोगों के बीच में एक कॉमन कल्चर, एक कॉमन थिंकिंग इंक्रीज करने लगी। लोग ये सोचने लगे कि नेशन शुड बी बेस्ड ऑन द कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज एंड कॉमन आइडेंटिटी। इन दिस वे द नेशनलिस्ट फीलिंग वेयर स्प्रेडिंग इन होल पार्ट्स ऑफ द यूरोप, एंड दिस नेशनलिस्ट फीलिंग वी आर शेपिंग द यूरोप इन द न्यू वे। ये जो नई फीलिंग्स डेवलप हो रही थी, इसकी वजह से यूरोप का आकार और उसका रूप धीरे धीरे चेंज होता जा रहा था। यही रीज़न है कि जब आप 17वीं सेंचुरी का यूरोप का मैप देखते हैं और उसके बाद 20वीं सेंचुरी का मैप देखते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट दिखता है। कई ऐसे कंट्री और स्टेट्स जो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड थे, वो फार्म होकर के एक यूनाइटेड रूप में, एक नेशन के रूप में इस्टेब्लिश हो गए हैं। राइट, तो दिस इज टुडे वीडियो। नाउ बेस्ड ऑन टुडे, दिस इज द वर्कशीट। व्हाट लेड टू द वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट इन यूरोप, वो क्या रीजन था जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हो रहा था। व्हाट चेंजेस वी आर ब्रॉट इन फ्रांस आफ्टर द इवेंट्स ऑफ फरवरी 1848, उसके बाद क्या क्या चेंजेज आए फ्रांस में। व्हाट वी आर द रीजंस ऑफ वुमेन प्रोटेस्ट, वुमेन जो भी मूवमेंट से प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें वुमेन्स की डिमांड क्या थी? ऑटोमेटिकली द पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल चांस टू वोट, इक्वल राइट टू द वोट। एंड लास्ट, व्हाट वी आर द इफेक्ट्स ऑफ लिबरल मूवमेंट्स इन यूरोप, जो लिबरल मूवमेंट्स हो रहा था इसका इफेक्ट क्या था। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द women struggle and also we will discuss the unification of Italy or Germany. Thank you. Have a nice day.